जिन्ना सीधे तौर पर देश का बंटवारा चाहता था, एक अलग पाकिस्तान का देश बनाना चाहता था। हमें एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पाकिस्तान चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं। अगले दिन 30 जुलाई को जिन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हैं कि 16 अगस्त का दिन डायरेक्ट एक्शन डे होगा। या तो भारत का बंटवारा होगा या तो उसकी तबाही। अगर कांग्रेस जंग मांग रही है तो हम इनकार नहीं करेंगे। दिन आता है 16 अगस्त 1946। हुसैन सुहरावर्दी बंगाल में सभी मुस्लिम्स के लिए पब्लिक हॉलिडे घोषित करते हैं। 16 अगस्त को जुम्मे का दिन और पब्लिक हॉलिडे होने के कारण हजारों की संख्या में मुसलमान कोलकाता के शहीद मीनार पर इकट्ठा होते हैं। उसके बाद कोलकाता में शुरू होता है रूह कपकपा देने वाला नरसंहार। हर गली नुक्कड़ पर कत्ले आम किया जाता है। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। साल होता है 1946। पूरे भारत में खुशी की लहर थी। अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। देश आजाद होने वाला था। लेकिन सवाल था कब और कैसे। साल 1945 में हुए इलेक्शंस के बाद यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, और इनकी पार्टी ये वादा करती है कि भारत को आजाद कर देंगे। पूरा माहौल अब भारत की आजादी के फेवर में बन चुका था। यहाँ तक कि ब्रिटिश जनता भी भारत को आजादी देने के फेवर में थी। लेकिन आजादी मिलने के ठीक एक साल पहले हमें पूरे देश में देखने को मिलता है एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन। साल 1935 में ब्रिटिश सरकार ने अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था, जिसके अनुसार 17 में से 11 प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी और इंडियन मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब साल 1935 के बाद इंडिया को इतनी आजादी तो दे दी गई थी जिससे कि वो खुद अपना पॉलिटिशियंस चुन सकते थे। इसी के चलते साल 1937 में इंडिया में पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शंस होती है। प्रोविंसेस को हम एक स्टेट की तरह मान के चल सकते हैं। इस इलेक्शन में उस समय के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी और बहुत से इंडिपेंडेंस कैंडिडेट लड़े। इन इलेक्शंस में लगभग 3 करोड़ हिंदुस्तानियों ने वोट दिया। हालांकि हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज या जमीन होनी जरूरी है। रिजल्ट ये निकलता है कि 11 में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस पार्टी की जीत होती है। बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, बिहार और ओडिशा। बाकी प्रोविंसेस में कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग को बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन असली राजनीति का खेल शुरू होता है अगली इलेक्शंस में। 9 साल बाद साल 1946 में फिर से इलेक्शंस होते हैं। इस समय तक जिन्ना जैसे पॉलिटिशियन के भड़काऊ भाषण के कारण हिंदू मुस्लिम में भेदभाव काफी बढ़ चुका रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि 1946 के इलेक्शंस में जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी 11 में से 2 प्रोविंसेस जीत जाती है। बंगाल और सिंध पूरी तरीके से मुस्लिम लीग के कंट्रोल में चला जाता है। हालांकि बाकी जो 9 प्रोविंसेस थे उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होती है और वहां कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन सारे प्रोविंसेस में जितने भी रिजर्व मुस्लिम सीटें थी उसमें से 87% सीटें मुस्लिम लीग जीतती है। इसका मतलब ये था कि 1946 के बाद जिन्ना के हाथ में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर आ गई थी। ब्रिटिश सरकार को मजबूरन जिन्ना के साथ भी नेगोशिएट करना जरूरी था। वो सिर्फ कांग्रेस की मर्जी के अनुसार आजादी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके प्रोस्पेक्टिव से ये डेमोक्रेसी है। यहाँ इलेक्शंस हुए हैं और जनता ने यही लीडर चुना है। जिन्ना सीधे तौर पर देश का बंटवारा चाहता था, एक अलग पाकिस्तान का देश बनाना चाहता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स पार्टीशन के खिलाफ थे। वो एक यूनाइटेड इंडिया रखना चाहते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप जिन्ना का इतिहास देखोगे तो 26 साल पहले जिन्ना खुद कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करता था और हिंदू और मुसलमानों को साथ में रखने की बात किया करता था। साल 1915 में गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे तो जिन्ना ने खुद उनका स्वागत किया था और गुज्जर सभा में गांधी जी के साउथ अफ्रीका के किस्से जनता को सुनाए थे और उनकी तारीफ किए थे। जिन्ना के दादा प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर एक भाटिया राजपूत थे, मतलब एक हिंदू थे। लेकिन उनके फिशिंग बिजनेस में कदम रखने के कारण
वहाँ के ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं ने उन्हें एक्सकम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। साल 1920s में जिन्ना और कांग्रेस पार्टी के बीच में दरार देखने को मिलता है और जिन्ना पॉलिटिक्स छोड़कर लंदन चले जाते हैं लॉ की प्रैक्टिस के लिए। लेकिन साल 1930s में इंडिया वापस लौटने के बाद जिन्ना का एक नया स्वरूप देखने को मिलता है। जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का एकलौता मसीहा घोषित कर देता है। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। ये एक 3 मेंबर कम्युनिटी थी जो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी से नेगोशिएशन स्टार्ट करती है इंडिया को आजादी देने के लिए। कैबिनेट के बहुत कोशिशों के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। जिन्ना और नेहरू अपनी बातों पे अड़े थे। ब्रिटिशर्स को जल्द से जल्द इंडिया से निकलना था, तो फ्रस्ट्रेट होकर कैबिनेट मिशन 24 मई 1946 को खुद से अनाउंस कर देता है कि आप लोग आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हो, इसलिए उसका प्लान हम खुद से बनाकर आपको दे रहे हैं। थोड़े टाइम बाद कैबिनेट मिशन अपना खुद से एक प्लान बनाकर पब्लिश कर देता है। इस प्लान के अंदर सबसे पहली चीज कही गई थी कि इंडिया का कोई भी पार्टीशन नहीं होगा। दूसरी चीज इन्होंने कही थी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट हैं, किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने 3 रिकमेंडेशन देकर एक प्लान समझाया। इन्होंने 3 चीजों के ऊपर बात करी, जिसमें पहला प्रोविंशियल यानी कि स्टेट ग्रुपिंग के बारे में, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बताया था, तीसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैसे बनेगी उसके बारे में था। पहला, जो प्रोविंसेस हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए। पहला सेक्शन ए जो हिंदू मेजोरिटीज एरिया है, दूसरा सेक्शन बी जो नॉर्थ वेस्ट में मुस्लिम मेजोरिटीज एरिया है, और सेक्शन सी जो ईस्ट में मुस्लिम मेजोरिटीज एरिया है। वो इस प्रपोजल के अनुसार कहने को इंडिया यूनाइटेड ही रहेगा, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, लेकिन उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर नहीं होगी। सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन की पावर सेंट्रल्स को दी जाएगी और सारी जो पावर है वो ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस में बांट दी जाएगी। और 5 साल बाद कोई भी प्रोविंसेस एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जा सकता है और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या फिर इंडिया के साथ रह सकते हैं। और तीसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनेगी उसमें इन्होंने ये कहा कि जिस कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन होगी उसकी परसेंटेज के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी उस कम्युनिटी के उतने ही मेंबर आएंगे। इसमें पाकिस्तान बनाने की जो डिमांड थी वो पूरी तरीके से हट गई थी, लेकिन फिर भी जिन्ना इस प्लान के लिए एग्री कर जाता है, क्योंकि जितने पाकिस्तान की डिमांड वो कर रहा था फ्यूचर में उसको उससे भी बड़ा पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कांग्रेस जिन्ना के इस इरादे को समझ जाता है और नेहरू जो है कैबिनेट के इस प्लान में कुछ चेंजेस करने को कहते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी तो आप लोग यूनाइटेड इंडिया बना दे रहे हो, लेकिन अगर सेंट्रल्स के हाथ में पावर नहीं होगी तो आगे चल के देश टूटेगा, क्योंकि स्टेट जो है अपनी मनमानी करने लगेंगे। अब कैबिनेट जो है कांग्रेस के इस प्लान को लेकर एग्री हो गए थे, लेकिन जिन्ना के जो प्लान्स थे इससे पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे थे, इसलिए जिन्ना जो है इस कैबिनेट प्लान से बैकआउट कर लेता है। अब मुस्लिम लीग जो है एकदम अलग डायरेक्शन में निकल जाती है। जिन्ना गुस्सा होकर 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग की वर्किंग कम्युनिटी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रखते हैं और ऐलान करते हैं कि मुस्लिम लीग संघर्ष शुरू करने के लिए तैयारी कर रही है। अगर मुसलमानों को अलग पाकिस्तान नहीं दिया गया तो वो डायरेक्ट एक्शन शुरू कर देंगे। अगले दिन 30 जुलाई को जिन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हैं कि 16 अगस्त का दिन डायरेक्ट एक्शन डे होगा। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन आप यही चाहते हो तो हम आपका ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, या तो भारत का बंटवारा होगा या तो उसकी तबाही। अगर कांग्रेस जंग मान रही है तो हम इनकार नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे का एपिसेंटर बंगाल को बनाया जाता है, क्योंकि बंगाल में ही मुस्लिम लीग के पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर थी। उस टाइम बंगाल के चीफ मिनिस्टर होते हैं हुसैन शाही सुहरावर्दी, जिसे उस समय गुज्जर ऑफ बंगाल का टाइटल दिया गया था। दिन आता है 16 अगस्त 1946। हुसैन सुहरावर्दी बंगाल में सभी मुस्लिम्स के लिए पब्लिक हॉलिडे घोषित करते हैं। 16 अगस्त को जुम्मे का दिन और पब्लिक हॉलिडे होने के कारण हजारों की संख्या में मुसलमान कोलकाता के शहीद मीनार पर इकट्ठा होते हैं। उसके बाद इस भीड़ को मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं द्वारा एक जबरदस्त भड़काऊ भाषण दिया जाता है। हिंदू डोमिनेशन का खौफ दिखाया जाता है। ये भाषण डायरेक्ट एक्शन को डू और डाई का टैग दे देता है। उसके बाद कोलकाता में शुरू होता है रूह कपकपा देने वाला नरसंहार।
हर गली नुक्कड़ पर कत्ले आम किया जाता है। 72 घंटे के अंदर 20,000 से ज्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 30,000 से ज्यादा हिंदू घायल हो जाते हैं और कई लाख हिंदू बेघर हो जाते हैं। कई हिंदू मासूम लड़कियों और महिलाओं का उनके परिवारजनों के सामने बलात्कार किया जाता है और उनके परिवार को काटकर मुसलमानों ने अपना महजबी ताकत प्रदर्शन किया। पुलिस फोर्स को सुहरावर्दी ने ऑर्डर दिया था कि इन दंगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। नतीजा ये हुआ कि पुलिस या तो चुपचाप दंगे देखती रही या फिर इन दंगों में उनका साथ देने लगी। दहशतगिरी की चरम सीमा देखी जाती है। केशोराम कॉटन मिल्स में हिंदुओं को घसीट कर बाहर निकाला जा रहा था और या तो उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जा रहा था या फिर काट कर केनाल में डाल दिया जा रहा था। 17 अगस्त से हिंदू पक्ष भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगता है। हिंदू पक्ष को लीड करते हैं गोपाल पाठा और मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स को पीछे ढकेल देते हैं। 18 अगस्त तक हिंदू पक्ष ने पासा पूरी तरीके से पलट दिया था। भारी मात्रा में मुसलमान भी मारे गए थे। 19 अगस्त तक ब्रिटिश फोर्स ने इन दंगों को शांत किया। कोलकाता का नजारा कुछ ऐसा था, शहर भर में लाशें बिछी हुई थी। गिद्ध नोच कर लाशों को खा रहे थे। गिद्धों का पेट भर गया लेकिन लाशें खत्म नहीं हुई। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी और हमारे अहिंसा के पुजारी गांधी जी कहाँ थे। गांधी जी बंगाल पहुंचे लेकिन दंगों को रोकने के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं को हथियार त्याग करने का भाषण देने के लिए। इसमें गोपाल पाठा ने गांधी जी से एक सवाल पूछा कि हमारे परिवार की महिलाओं को अगर कोई उठा ले जाता है तो बिना हथियार के हम क्या कर सकते हैं। तो पता है गांधी जी ने क्या जवाब दिया कि उस महिला को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। गांधी जी का ये ओपिनियन सही था या गलत, आप लोग कमेंट में बताएं। इसके बाद जो हुआ उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले हिस्टोरिकल एपिसोड में।